बारूद फिर सुलग उठा है और इस बार आज सीधे अबू धाबी तक पहुंच चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ईरान पर बेहद संगीन आरोप लगाया है। आरोप यह है कि तेहरान ने यूएई की तरफ दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। एक मिसाइल सीमा से ठीक बाहर गिरी तो दूसरी सीधे यूएई की समुद्री सीमा के भीतर जाकर धड़ाम हुई। महीनों की खामोशी के बाद उड़े इस मिसाइल अलर्ट ने पूरे गल्फ रीजन के होश उड़ा दिए। अबू धाबी ने साफ शब्दों में आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा मिलेगा कि नक्शा याद रहेगा। सवाल सीधा है, क्या ईरान और खाड़ी देशों के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है? आइए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। जैसे ही यूएई के रडार पर दो संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें चमकी, देश का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएई में मौजूद लाखों नागरिकों और प्रवासियों के फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट बजा। हुक्म साफ था, फौरन नजदीकी सुरक्षित इमारतों में शरण लीजिए। हालांकि मिसाइलें अपने निशाने तक नहीं पहुंच सकी और कुछ देर बाद अलर्ट हटा दिया गया। लेकिन अबू धाबी का रुख इस बार पहले से कई गुना ज्यादा आक्रामक है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने वाली किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर अचानक मिसाइल अलर्ट क्यों आया, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 28 फरवरी का महासंग्राम, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे, तब यूएई पर करीब 3000 मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार हुई थी। जून का सीज फायर, अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद हमले थमे थे। मई से जुलाई का तनाव, मई में बड़ा अलर्ट आया, जून में फॉल्स अलार्म बजा और जुलाई में खतरे की घंटी बजी। और अब वो कूटनीतिक समझौता पूरी तरह टूट चुका है। सिर्फ हवा में ही नहीं, समंदर में भी घेराबंदी जारी है। हाल के हफ्तों में यूएई की सबसे बड़ी तेल कंपनी एडनॉक से जुड़े टैंकरों को बार बार निशाना बनाया गया है। यानी रणनीति साफ है, यूएई के आर्थिक और सामरिक ढांचे पर चोट पहुंचा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? यूएई के इतने भारी भरकम आरोपों के बावजूद ईरान ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। तेहरान की तरफ से पूरी तरह से रहस्यमयी खामोशी। लेकिन क्या ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का प्रीव्यू है? यूएई का एयर डिफेंस इस वक्त रेड अलर्ट पर है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। क्या ये दो मिसाइलें सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर खाड़ी देश एक ऐसे ऑल आउट वॉर के मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? अबू धाबी ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब देखना यह है कि तेहरान इस ललकार का क्या जवाब देता है। आप क्या मानते हैं, क्या मिडिल ईस्ट में एक नया और विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला है? 18 लाशें, 757 घायल और कागजों पर खेला जा रहा पर्दाफाश का खेल। जी हाँ, जिस युद्ध को वॉशिंगटन दूर बैठकर कंट्रोल्ड ऑपरेशन बता रहा था, उस युद्ध ने अब अमेरिकी सेना की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी है। क्या अमेरिका ईरान की महाजंग अब एक ऐसे दलदल में बदल चुकी है जहां से निकलने का रास्ता पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी सैनिकों की मौतों के आंकड़ों के साथ खेल खेला जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दबाने की कोशिश वॉशिंगटन में की जा रही है। 28 फरवरी, ये तारीख याद रखिएगा। इसी दिन अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बिगुल फूका था। दावा था ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद पेंटागन के अपने दस्तावेज चीख चीख कर एक खौफनाक कहानी सुना रहे हैं। पेंटागन के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम यानी डीसीएस के ताजा आंकड़े आए। आंकड़े कहते हैं कि अब तक 18 अमेरिकी जाबाज अपनी जान गंवा चुके हैं और 757 सैनिक गंभीर रूप से घायल। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है। जुलाई के महीने में अचानक पेंटागन की वेबसाइट पर एक खेल होता है। मृत सैनिकों का आंकड़ा 18 से घटकर रातों रात 14 हो जाता है। 4 अमेरिकी सैनिक कागजों से गायब। जब दुनिया ने सवाल दागे तो पेंटागन ने पलकें झपकाते हुए कह दिया कि डेटा एंट्री की गलती हो गई थी। गलती या सच छुपाने की कोशिश? इसके तुरंत बाद पेंटागन ने एक नया पैंतरा चला। 7 जुलाई से हाथाहाथ हुए सैनिकों के लिए ओवरसीज ऑपरेशंस नाम की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी। यानी नुकसान एक ही जंग का, लेकिन उसे 2 अलग अलग फाइलों में छिपाकर दर्ज किया जा रहा है ताकि कुल आंकड़ा एक बार में देखकर दुनिया की रोंगटे न खड़ी हो जाए। आंकड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सैनिकों का बहता खून झूठा नहीं। कुवैत का पोर्ट शुआइबा,
जंग की शुरुआत में ही ईरानी मिसाइल ने हमला बोला और अमेरिका के 6 आर्मी रिजर्व सैनिक मौके पर ही ढेर हुए। जॉर्डन का मुवफ्फक साल्ती एयरबेस। जुलाई में ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 और अमेरिकी जाबाज हमेशा के लिए खामोश हो गए। इराक का एरबिल एयरबेस। एक गिरे हुए ईरानी ड्रोन को डिफ्यूज करते वक्त हुआ एक जोरदार धमाका और एक और सैनिक की मौत और घायलों की संख्या। जुलाई के आखिर में जो आंकड़ा 624 था, 19 अगस्त की रिपोर्ट में उसमें 50 से ज्यादा नए नाम जुड़ गए और आंकड़ा पहुंच गया 757। कई सैनिकों का दिमाग ईरानी धमाकों के सदमे से काम नहीं कर रहा, कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से जूझ रहा है तो कोई हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका है। जब जुलाई में युद्ध विराम टूटा और जंग दोबारा शुरू हुई तो ट्रंप प्रशासन ने संसद को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि ये एक नया संघर्ष है। नया संघर्ष बताकर नए रजिस्टर खोल दिए गए। लेकिन सवाल ये है, क्या रजिस्टर बदलने से माँ बाप के खोए हुए बेटे वापस आ जाएंगे? क्या कैटेगरी बदलने से 757 घायलों का दर्द कम हो जाएगा? पेंटागन खुद कह रहा है कि 18 मौतें और 757 घायल। यह आखिरी आंकड़ा नहीं है, जांच चल रही है और ये गिनती अभी और बढ़ेगी। तो क्या अमेरिका ईरान का ये जंग अब एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है जहां वॉशिंगटन अपनी ही बिछाई बिसात पर फिर चुका है? क्या पेंटागन आगे भी आंकड़ों का ये खेल जारी रखेगा या दुनिया के सामने पूरा सच रखेगा? और क्या 757 घायलों के बाद ये जंग महाविनाश की तरफ बढ़ रही? होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच दबदबे की लड़ाई अब समुद्र के रास्तों तक पहुंच गई है। अमेरिका की तरफ से जहाज़ों को ओमानी रास्ते से गुजरने की सलाह और ईरान की तरफ से अपने तट के पास वाले रास्तों पर पकड़ के दावे के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1 से 19 अगस्त के बीच होर्मुज स्ट्रेट से 236 जहाज गुजरे, लेकिन इनमें से 148 जहाज़ों की राह साफ तौर पर पता नहीं चल सकी। यही आंकड़ा अब सवाल खड़ा कर रहा है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद आखिर जहाज किस रास्ते ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से बड़ी संख्या में तेल और दूसरे सामान की आवाजाही होती है, इसलिए इस रास्ते पर अमेरिका और ईरान की नज़र हमेशा बनी रहती है। मौजूदा तनाव के बीच मामला सिर्फ जहाज़ों के आने जाने तक सीमित नहीं रह गया है, अब ये अमेरिका और ईरान के प्रभाव की सीधी लड़ाई जैसा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। अमेरिका की कोशिश है कि जहाज ओमान की तरफ वाले रास्ते से गुजरें। इसके पीछे सुरक्षा का तर्क दिया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कुछ व्यापारिक जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। तेहरान का कहना है कि उसकी मंजूरी के बिना कोई जहाज होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता। ईरान अपने तट के पास वाले समुद्री रास्तों पर अपनी स्थिति मजबूत बताता है। ऐसे में दोनों देशों के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में वास्तव में किसका प्रभाव ज्यादा है। तनाव बढ़ने के बाद होर्मुज में 2 रास्तों की चर्चा तेज हुई है। पहला रास्ता ईरान के उत्तरी हिस्से के करीब है। ये लारक और किश्म द्वीपों के आसपास से गुजरता है और ईरान के बंदरगाहों और तेल से जुड़े इलाकों के पास पहुंच जाता है। दूसरा रास्ता ओमान की तरफ है। ये ईरान के तट से कुछ दूर है और अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जहाज इसी रास्ते से निकलें। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर अमेरिकी दबाव के बावजूद बड़ी संख्या में जहाज ईरान के तट के करीब वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी सही राह छिपा रहे हैं, तो इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि समुद्री यातायात पर अमेरिका का दावा उतना सीधा नहीं है जितना बताया जा रहा है। 148 जहाजों की राह साफ नहीं मिलना अपने आप में बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जहाज निश्चित तौर पर ईरान के रास्ते से गया है, लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा तनाव में जहाजों की आवाजाही और उनकी सुरक्षा को लेकर भी स्थिति बेहद जटिल हो गई है। इस पूरे विवाद में ओमान की भूमिका भी अहम है। ओमान अमेरिका का सहयोगी है और होर्मुज स्ट्रेट के दूसरी तरफ ईरान के सामने मौजूद है। होर्मुज स्ट्रेट का समुद्री क्षेत्र दोनों देशों के आसपास फैला हुआ है, इसलिए अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे समुद्री रास्ते को और संवेदनशील बना रहा है। अब असली सवाल ये है कि ट्रंप की धमकियों का असर कितना हुआ
अमेरिका अपने सैन्य प्रभाव के दम पर जहाजों को एक खास रास्ते से भेजना चाहता है, जबकि ईरान अपने आसपास के रास्तों पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। अगर जहाज अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरानी तट के पास वाले रास्ते को चुनते हैं तो ये ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश हो सकता है। यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट में चल रही ये लड़ाई सिर्फ जहाजों की आवाजाही तक सीमित नहीं है। ये कहानी यहीं तक नहीं है, ये अमेरिका और ईरान के बीच प्रभाव, दबाव और समुद्री शक्ति की परीक्षा भी है। आने वाले दिनों में जहाज किस रास्ते से गुजरते हैं और उनकी आवाजाही कितनी बदलती है, इससे काफी हद तक पता चल पाएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है भविष्य में। क्या ट्रंप ने ईरान का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब आर्थिक मिसाइल से तेहरान पर सबसे बड़ा हमला करने जा रही है? जी हाँ, घड़ियों की सुइयां टिक टिक कर रही है और वॉशिंगटन से एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक दो नहीं बल्कि इकोनॉमिक डी-डे यानी आर्थिक कयामत का दिन घोषित कर दिया है। ये सिर्फ एक पाबंदी नहीं है, ये सीधे तौर पर एक आर्थिक महायुद्ध का ऐलान है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट दागा जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को और तेहरान से लेकर रियाद तक की हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी है। ट्रंप का दावा है ये मानव इतिहास में किसी भी देश के खिलाफ की गई अब तक की सबसे विनाशकारी और घातक आर्थिक कार्रवाई है। जरा इसकी गंभीरता को समझिए। ट्रंप सिर्फ ईरान की कमर नहीं तोड़ रहे बल्कि वो पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस का चक्रव्यूह। ट्रंप का सीधा मैसेज है, अगर दुनिया का कोई भी बैंक ईरान को एक पैसा भी ट्रांसफर करता है, अगर कोई भी देश ईरानी तेल का एक कतरा भी खरीदता है, अगर कोई फर्जी कंपनी, कोई शिपिंग एजेंसी, कोई एक्सचेंज हाउस या कोई एयरपोर्ट ईरान को आर्थिक ऑक्सीजन देने की जुर्रत भी करता है तो अमेरिका उसे दुनिया की अर्थव्यवस्था से काटकर हमेशा हमेशा के लिए अलग थलग कर देगा। और जरा सुनिए, ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत पर कितना बड़ा प्रहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम दावा कर दिया है कि ईरान की नौसेना अब समंदर में नहीं इतिहास के पन्नों में बह चुकी है। उसकी वायुसेना मलबे का ढेर बन चुकी है, उसके सैन्य कारखाने राख में तब्दील हो चुके हैं और ईरान की मुद्रा पूरी तरह कौड़ियों के भाव हो चुकी है। ट्रंप के शब्दों में ईरान अब सिर्फ एक कमजोर धागे से लटका हुआ है और वॉशिंगटन का मकसद बिल्कुल साफ है, तेहरान का परमाणु सपना हमेशा के लिए दफन करना। लेकिन रुकिए, इस धमाकेदार ऐलान के पीछे का असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। क्या ये वाकई कोई ठोस रणनीति है या फिर अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी बयानबाजी? ट्रंप ने इकोनॉमिक डी-डे का होल तो पीट दिया, लेकिन इस नए चक्रव्यूह के नियम क्या होंगे? पाबंदियां कब से लागू होंगी? इसका कोई स्पष्ट रोड मैप ट्रंप ने नहीं दिया। लेकिन टाइमिंग देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को करीब 6 महीने हो रहे हैं। कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस बार निशाने पर सीधे चीन है। चीन आज भी ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर ट्रंप अपने इस आर्थिक डी-डे को सख्ती से लागू करते हैं तो ये जंग ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, ये सीधे अमेरिका वर्सेस चाइना का आर्थिक युद्ध बन जाएगी। यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। लेकिन तेहरान को भी कम मत कि ईरान दशकों से पाबंदियों के साए में जीने का आदी है। उसके पास ब्लैक मार्केट और शैडो इकोनॉमी का ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसे भेदना अमेरिका के लिए भी कभी आसान नहीं रहा। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि ट्रंप कितना बड़ा फरमान जारी करते हैं, असली सवाल ये है कि क्या ये नया इकोनॉमिक डी-डे तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा या फिर ये तेहरान को एक ऐसे अंतहीन युद्ध में धकेल देगा जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ट्रंप ने तो बटन दबा दिया है, बारूद बिछ चुका है। अब देखना यह है कि जब वॉशिंगटन अपना पहला कदम उठाएगा तो चीन और रूस इसका क्या जवाब देंगे कि दुनिया एक और भयानक महामंदी और जंग की ओर बढ़ रही है।
वो हमें कुछ और बताते हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन नाकेबंदी 100% सफल रही है। ईरान में कोई भी नाव नहीं घुसी है, लेकिन वे दूसरी जगहों से घुस रहे हैं। पर देखते हैं, हम देखेंगे कि क्या होता है। ये या तो मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे कनाडा के बारे में पूछना चाहता हूं, लेकिन पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि हम इस हफ्ते ईरान पर सबसे प्रभावशाली प्रतिबंध देख सकते हैं। वे कब लागू होंगे और ईरान पर और क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? हम कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही सख्त प्रतिबंध हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जल्द मरुमध्य का रास्ता खुला है, बहुत सारी नावें आ रही हैं और लोग इसकी रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। शायद ये सिलसिला धीमा हो जाए, पर अभी तो बहुत नावें आ रही हैं। देखिए, हमारी नौसैनिक नाकेबंदी बेहद असरदार साबित हुई है। और शून्य सच तो ये है कि ये काफ़ी समय से लागू है। कुछ छोटे ठहरावों को छोड़कर जब हमने सौदे के तहत इसे जानबूझकर खोला था, पर सौदा वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने कहा था। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और। फिर भी नाकेबंदी 100% सफल रही है। ईरान में कोई नाव नहीं घुसी, पर वे दूसरी जगहों से आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो ये बहुत अच्छा होगा और तेल की कीमतें एकदम से गिरेंगी, या हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। आप जानते हैं वे 300 फ्रीजर प्रति बैरल की बात कर रहे थे और आज ये 44 है और हम बहुत सारा तेल निकाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों ने ऐसे विकल्प खोज लिए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। टेक्सास, अलास्का, लुइसियाना जैसी जगहें, साथ ही ढेर सारी पाइपलाइनें, रिकॉर्ड संख्या में पाइपलाइनें बन रही हैं। लगता है होर्मुज़ जल मरुमध्य अब उतना अहम नहीं रहेगा जितना पहले था। अब कनाडा पर अगर मैं आपसे पूछ सकूं, आपने कहा कि एक सौदा, एक समझौता हुआ है। क्या आप स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ कम करने हम उस पर विचार कर रहे हैं। हाँ, किसानों के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा। कनाडा ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वे अब कोई टैरिफ नहीं देंगे और हम कुछ टैरिफ को उस स्तर तक ला सकते हैं जहां दूसरे देश हैं, क्योंकि कनाडा अधिक टैरिफ दे रहा था। कनाडा हमें अधिक टैरिफ दे रहा था। तो हम देखिए, अभी नेतृत्व के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम देखेंगे। लेकिन हमने 3 दिन का ठहराव किया। ये 50% का सीधा टैरिफ होना था, जो आज सुबह 7 बजे से लागू होने वाला था, और मैंने कनाडा के अनुरोध पर इसे 3 दिनों के लिए टाल दिया ताकि हम विवरणों को सुलझा सकें। लेकिन ये एक शानदार सौदा होने वाला है। उम्मीद है सबके लिए एक शानदार सौदा। हाँ राष्ट्रपति जी, आपने कहा उत्तर कोरिया पर सब PCBM परमाणु हथियार हैं, वे कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। क्या किम से जुड़ने का लक्ष्य अब भी परमाणु मुक्त करना है? आप अब सफल क्यों होंगे जबकि पहले नहीं? खैर, उस पर बात नहीं करनी, पर किम जोंग, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। जैसा आपने देखा है, वो बाइडेन, ओबामा या किसी को पसंद नहीं करते थे, पर मुझे करते हैं। हमारी खूब पटरी बैठी, हमारी बेहतरीन मुलाकातें हुई, हम बात करते हैं। और मुझे लगता है हमारा देश, और मुझे लगता है दूसरे देश भी, सच कहूँ तो चाहे वो जापान हो या दक्षिण कोरिया, वे बहुत सुरक्षित हैं अगर मैं राष्ट्रपति हूँ, बजाय इसके कि कोई और राष्ट्रपति हो। अब मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि हम उत्तर कोरिया के खिलाफ ये बड़े सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये एक, आप जानते हैं, उत्तर कोरिया के खिलाफ अभ्यास था जब मैं उनके साथ दोस्ताना हूँ, जब हमारे पास मुझे निश्चित रूप से 2.5 साल तक कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे रहते ऐसा नहीं होने वाला है, पर मुझे कुछ होता नहीं दिख रहा। दक्षिण कोरिया ने होर्मुज़ जल मरुमध्य में मदद से मना किया तो मुझे बुरा लगा, जबकि उन्हें 60% तेल वहीं से मिलता है। मैंने पूछा मदद करेंगे? बोले अभी नहीं। मैंने कहा ठीक है, शुक्रिया। उन्होंने हमें काफ़ी पैसे दिए, मुझे वो पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा कि हम एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तो मुझे लगा यह उस व्यक्ति के लिए अपमानजनक था जो मेरे कार्यकाल में हमेशा अच्छे से पेश आया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.